नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास का एक सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व था। नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान और पतन की कहानी अत्यंत ही रोमांचकारी व शिक्षाप्रद है। नेपोलियन स्वयं को क्रांति का पुत्र कहता था। नेपोलियन के बारे में टिप्पणी करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे अधिक टिप्पणी किए जाने वाले लोगों में से है। नेपोलियन ने 20 वर्षों में फ्रांस को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया कि पड़ोसी राज्य उससे भयभीत होकर उसका आदर करते थे। वह असामान्य परिस्थितियों में फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर प्रविष्ट हुआ और कुछ ही समय में उसने फ्रांस को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैनिक दृष्टि से इतना शक्ति संपन्न बना दिया कि संपूर्ण यूरोप उसके शौर्य के समक्ष नतमस्तक हो गया। वह साहसी विजेता, चतुर कूटनीतिज्ञ, श्रेष्ठतम शासक और अभूतपूर्व नेता था। नेपोलियन के कार्य और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने से पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को इटली के पास कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ। उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया रेमोलिना था। कोर्सिका द्वीप को फ्रांस ने इटली के जिनोवा गणतंत्र से खरीद लिया था। नेपोलियन प्रारंभ से ही एकांत प्रिय व्यक्ति था। गणित, इतिहास और भूगोल में उसकी अत्यंत रुचि थी। नेपोलियन फ्रांसीसियों से घृणा करता था क्योंकि उन्होंने कोर्सिका द्वीप को गुलाम बना लिया था, लेकिन वह धुन का पक्का और अत्यंत ही परिश्रमी व्यक्ति था। उसने रूसो, वोल्टेयर और अन्य विचारकों को हृदयंगम किया। सैन्य शिक्षा में दक्ष होने से 16 वर्ष की उम्र में ही वह फ्रांस की तोपची सेना में 1785 में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। उसने स्वयं ही स्वाध्याय करके अपनी विचारधारा निर्धारित की। उसकी मान्यता थी कि राजा और रंक दोनों ही घृणा के पात्र हैं। फ्रांस द्वारा कोर्सिका द्वीप को प्रांत बना देने से वह खुश हुआ और फ्रांस के प्रति सहानुभूति रखने लगा। सितंबर 1793 में वह गणराज्य सरकार में तोपखाने का सेनानायक बना और उसकी अभूतपूर्व सेवाओं व सफल अभियानों से उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। फ्रांस में उसकी ख्याति व प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। अक्टूबर 1795 में नेशनल कन्वेंशन और प्रतिनिधि सभा पर आक्रमण को उसने विफल कर दिया। इस उपलब्धि के कारण उसे गृह सेना का सेनापति बना दिया गया। जब वह केवल 27 वर्ष का था, उसने अपनी उम्र से 6 वर्ष बड़ी जोसेफाइन बोआरेनो से विवाह कर लिया। वह एक प्रभावशाली महिला थी। उसके पति गणराज्य सरकार में सेनानायक थे, जिसे गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ऑस्ट्रिया के आक्रमण के भय के समय निदेशक मंडल के शासन की दृष्टि नेपोलियन पर पड़ी। उसने ऑस्ट्रिया को अनेक युद्धों में परास्त किया। ऑस्ट्रिया से संधि करने के बाद उसे मिस्र अभियान पर भेजा गया। नेपोलियन चाहता था कि मिस्र पर फ्रांस का अधिकार होने से भारत की ओर जाने वाले मार्ग पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा, जिससे पूर्वी देशों के साथ इंग्लैंड के व्यापार और उसकी समुद्री शक्ति को नष्ट किया जा सकेगा। 1799 में फ्रांसीसी बेड़े को इंग्लैंड के नौसेनापति नेल्सन ने पराजित कर दिया। उसने सीरिया पर आक्रमण किया, लेकिन बिना अधिकार किए ही लौट आया। क्योंकि यूरोपीय गुट बन चुका था। अतः ऑस्ट्रिया की यदि विजय हो जाती तो फ्रांस के डायरेक्टरी शासन की कमजोरी स्पष्ट हो जाती। फ्रांस में जब नेपोलियन वापस आया तो उसका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। नेपोलियन ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पहले आता तो जल्दी होती, और यदि मैं देर से आता तो बहुत देर हो जाती। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। वापस आने पर नेपोलियन ने जन समर्थन का लाभ उठाते हुए अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। कौंसिल का शासन प्रारंभ हुआ, जिसमें नेपोलियन को प्रधान कौंसिल बनाया गया। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के प्रथम कौंसिल के रूप में उसके कार्यों व भूमिका की।
1799 से 1804 ईस्वी तक उसने प्रथम कौंसिल के रूप में भूमिका निभाई थी। इस दौरान उसने बहुत से कार्य किए जो उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम नवीन संविधान का निर्माण करने का कार्य किया गया। क्रांतिकालीन जो कि चौथा अभियान था, इस चौथा संविधान था इस संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए नेपोलियन के सहयोगी अब्बासिए को नियुक्त किया गया। सीनेट ने कार्यपालिका की सारी शक्तियां 10 वर्ष के लिए 3 कौंसिलों को सौंप दी थी। ये 3 कौंसिल थे नेपोलियन बोनापार्ट, कैम्बेसरी और लेबून, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति थी वो नेपोलियन के हाथ में थी। सीनेट विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च संस्था थी, जिसके अधिकांश सदस्य प्रथम कौंसिल द्वारा नियुक्त होने थे। द्वितीय सदन को केवल मताधिकार था और तृतीय सदन में कानूनों पर बहस हो सकती थी, इसे मताधिकार नहीं था। हालांकि ऊपरी तौर पे देखने पर प्रजातंत्र दिखाई देता था, लेकिन वास्तविक शक्ति नेपोलियन के हाथों में थी। वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की छंटनी करके विधानसभा में भेजता था। इस समय नेपोलियन के प्रति जनता का विश्वास इतना गहरा था कि सभी अन्य संस्थाएं शून्य थी। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के विजय अभियानों की। यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर द्वितीय संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया। नेपोलियन ने सबसे पहले रूस के अयोग्य जार को इंग्लैंड के प्रभाव से मुक्त कर उसकी तटस्थता प्राप्त की, फिर ऑस्ट्रिया को इटली से हटाने के लिए उसे परास्त किया और 1801 में लुनेविले की संधि कर ली। इंग्लैंड भी निरंतर 10 वर्षों के युद्ध से परेशान था, अतः मार्च 1802 में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य अमीनस की संधि हुई। फ्रांस की गणतंत्र सरकार को इंग्लैंड ने मान्यता प्रदान की, जिससे फ्रांस का सम्मान बढ़ा। हालांकि 1803 में इंग्लैंड व फ्रांस में फिर से युद्ध शुरू हो गया, जो कि आगे चलकर 12 वर्षों तक चलता रहा। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के शासन संबंधी सुधारों की। नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि मेरा काम क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है। नेपोलियन ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। उसने फ्रांस को 83 प्रांतों में बांटा, जिसमें 318 उपप्रांत और अनेक कैंटन थे। वह राज्य के अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखता था। अकुशल अधिकारी को कठोर दंड दिया जाता था। वह कर्मठ था, कुशलता और अनुशासन प्रिय था। उसके समय में जन सामान्य का जीवन शांतिमय और सुरक्षित था। निर्वाचित सदस्यों में से वह स्वयं चुनकर कैंटनों में नियुक्त करता था। बड़े कैंटन में मेयरों की नियुक्ति की जाती थी। यह व्यवस्था न्यायोचित तो थी, लेकिन जनतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। इसके अलावा नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, आय, व्यय व मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया, इंग्लैंड से आयात पर प्रतिबंध लगाया, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया। नेपोलियन ने फ्रांस के अधीन प्रदेशों से कच्चा माल सस्ती दरों पर आयात किया और महंगे दामों पर निर्यात करके फ्रांस की पूंजी को बढ़ाया। उद्योगपतियों एवं मध्यम वर्ग को नेपोलियन द्वारा लाभ पहुंचाया गया। उसने पेरिस में सड़कें, राजभवन व सौंदर्य हेतु निर्माण के अनेक कार्य करवाए, संग्रहालय बनवाए, राजमार्गों को सैन्य सुविधा के अनुकूल बनाया। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की धार्मिक नीति की। धर्म के बारे में नेपोलियन के क्या विचार थे, इसके बारे में कैटलबी ने लिखा है कि नेपोलियन धर्म को केवल उपयोगी राजनीतिक साधन, राष्ट्र की कल्पना को आकृष्ट करने वाला केंद्र, सामाजिक बंधन और रक्षा का माध्यम मानता था। नेपोलियन ने पोप के साथ एक धार्मिक समझौता किया, जिसे कॉनकॉर्ड कहा जाता है। इससे वह केवल फ्रांस की रोमन कैथोलिक जनता को खुश करना चाहता था।
वह स्वयं किसी धर्म का अनुयायी नहीं था। उसकी मान्यता थी कि यदि ईश्वर नहीं भी है तो भी हमें ईश्वर का निर्माण करना होगा। कॉनकॉर्ड के द्वारा यह निश्चित हुआ कि पादरियों की नियुक्ति नेपोलियन द्वारा की जाएगी। उन्हें वेतन भी राजकोष से दिया जाएगा। चर्च की जो संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसे वापस नहीं दिया जाएगा। अन्य सभी धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह समझौता नेपोलियन की कूटनीतिक सफलता थी। इससे वह धर्मावलंबियों के क्रांति विरोधी प्रचार को रोक पाने में सफल हुआ। विद्यार्थियों, नेपोलियन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी कानून संहिता थी। नेपोलियन ने 4 विधि विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर फ्रांस के कानूनों को संकलित करने का प्रयास किया था। 1804 में बनी इस विधि संहिता को नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार के कानून थे: नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, दंड विधान, अपराध प्रक्रिया संहिता और व्यवसाय संहिता। इस संहिता में मानव अधिकारों की घोषणा की गई। सबको कानून के समक्ष समान स्वीकार किया गया। स्त्री को हालांकि पुरुष की अपेक्षा निम्न स्तर दिया गया था। इस संहिता में किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक पक्षपात नहीं था। सामान्य बौद्धिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्मित यह संहिता नेपोलियन की महान देन मानी जाती है। कानून संहिता के अलावा नेपोलियन ने शिक्षा में भी सुधार करने का प्रयास किया। उसने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त कर राज्य के अधीन किया। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को सभी स्तरों पर व्यापक व प्रभावशाली बनाया गया। तकनीकी, व्यावसायिक व सैन्य शिक्षा हेतु पृथक व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा व्यावसायिक व्यवस्था की देखरेख हेतु प्रीफेक्ट या सब प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए। प्रत्येक नगर में लाइसे यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्तर के विद्यालय खोले गए। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी व्यवस्था की गई। शिक्षा के माध्यम से नेपोलियन अपनी राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता था। इस प्रकार प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के 4 वर्ष सभी दृष्टि से फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 1802 में उसे आजन्म कौंसिल का पद दिया गया और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। उसने कहा कि फ्रांस का राजमुकुट मुझे धूल में पड़ा हुआ मिला, जिसे मैंने तलवार की नोक से उठा लिया। अब हम बात करते हैं सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की। 1804 से 1815 तक वह फ्रांस का सम्राट रहा। 2 दिसंबर 1804 को नोत्रे-दामे के चर्च में नेपोलियन बोनापार्ट को विधिवत राज्याभिषेक द्वारा फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। हालांकि पोप वहां पर उपस्थित था, लेकिन नेपोलियन ने स्वयं ही राजमुकुट को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। उसका कहना था कि मुझे फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा हुआ मिला, जिसे मैंने तलवार की नोक से उठा लिया। फ्रांस की जनता ने बिना किसी विरोध के प्रसन्नतापूर्वक उसे सम्राट स्वीकार कर लिया। जनसामान्य में यह विश्वास था कि एकमात्र नेपोलियन ही फ्रांस को आंतरिक और बाह्य संकट से बचा सकता है। 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने इंग्लैंड से संधि अपनी सुधार योजनाओं को स्थायी बनाने व यूरोप के राज्यों में फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ही की थी। इटली में गणतंत्र स्थापित करके नेपोलियन उसका अध्यक्ष बना। स्विट्जरलैंड में भी उसने अपनी प्रभुता स्थापित की। बटेविया में फ्रांस का सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। अब हम बात करते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के संघर्ष की। नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए राजनीतिक परिवर्तनों और उसकी विदेश नीति के प्रति इंग्लैंड संशयित था। हॉलैंड व बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार इंग्लैंड की सुरक्षा के लिए खतरा था। फ्रांस की नौसैनिक प्रगति भी इंग्लैंड को असहनीय थी।
इसके अलावा पूर्वी देशों भारत, मिस्र, सीरिया में फ्रांसीसी मिशन भेजना भी इंग्लैंड के लिए औपनिवेशिक चुनौती थी। इंग्लैंड अपने व्यापारिक हितों में संकट सहन नहीं कर सकता था, अतः इंग्लैंड ने हॉलैंड व स्विट्जरलैंड खाली करने, पिडमोंट के बदले सार्डिनिया को हर्जाना देने, माल्टा 10 वर्ष तक इंग्लैंड के पास रखने और ट्यूनिस के निकट स्थित द्वीप पर इंग्लैंड को अधिकार करने देने आदि के आग्रह नेपोलियन से किए, परंतु नेपोलियन ने इन सभी आग्रहों को अस्वीकार कर दिया। अतः मई 1803 को इंग्लैंड ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन इंग्लैंड के साथ संघर्ष में पराजित हुआ। इंग्लैंड ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में विजय तक ही युद्ध को सीमित रखा था, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया, प्रशा, सार्डिनिया आदि सभी नेपोलियन के प्रभाव में आतंकित एवं चुप थे। इंग्लैंड को उनसे सहयोग की आशा नहीं थी। अक्टूबर 1805 को अंग्रेज सेनापति नेल्सन ने ट्रैफलगर के युद्ध में फ्रांस व स्पेन की संयुक्त सेना को पराजित किया। इससे नेपोलियन ने निष्कर्ष निकाला कि नौसैनिक मुकाबले में इंग्लैंड को हराया नहीं जा सकता। इसके पश्चात 1805 में इंग्लैंड के विलियम पिट जूनियर के प्रयासों से फ्रांस के विरुद्ध एक तृतीय संयुक्त गठबंधन ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन, इंग्लैंड ने मिलकर बनाया। नेपोलियन ने इस संयुक्त मोर्चे की परवाह किए बगैर आक्रामक नीति अपनाई। 13 नवंबर को फ्रांस की सेना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रवेश कर गई। दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को परास्त किया। ऑस्ट्रिया के साथ दिसंबर 1805 को प्रेसबर्ग की संधि की गई। ऑस्ट्रिया के अनेक प्रदेश इटली को दिए गए, बवेरिया व वुटेनबर्ग फ्रांस में मिला लिए गए। दोनों को राज्य का दर्जा देकर वहां राजा नियुक्त किए गए। बहुत बड़ा भाग निकल जाने से ऑस्ट्रिया अत्यंत कमजोर हो गया। इसके पश्चात नेपोलियन ने प्रशा पर आक्रमण किया। प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने नेपोलियन को अल्टीमेटम दिया कि दक्षिणी जर्मनी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा ले। नेपोलियन द्वारा ध्यान न देने पर प्रशा ने 1806 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। जेना और ओरेस्टेड के युद्ध में फ्रांस ने प्रशा को परास्त किया। नेपोलियन ने बर्लिन और उसके अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया। राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय रूस का संरक्षण प्राप्त करने चला गया। इसके पश्चात 1807 को नेपोलियन पोलैंड गया और पोल लोगों को रूस के विरुद्ध अपनी सेना में भर्ती कर लिया। दुर्गम वन्य मार्गों से होते हुए नेपोलियन की सेना ने रूस की सेना के साथ प्रथम संघर्ष 7-8 फरवरी 1807 को इलायू के युद्ध में हुआ, जो कि अनिर्णित रहा। इसके पश्चात जून 1807 को फ्राइडलैंड के युद्ध में नेपोलियन की सेना ने रूस की सेना को भारी शिकस्त दी। रूस के जार ने शांति संधि की प्रार्थना की। टिलसिट की संधि जुलाई 1807 को हुई। जार ने नेपोलियन द्वारा गठित नवीन राज्यों को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड के विरुद्ध गुप्त समझौता भी किया कि दोनों इंग्लैंड को सामुद्रिक सर्वोच्चता त्यागने के लिए बाध्य करेंगे और न मानने पर डेनमार्क, स्वीडन और पुर्तगाल पर आक्रमण करेंगे। सफलता मिलने पर रूस को टर्की का बहुत बड़ा भाग और फिनलैंड देने का वादा किया। प्रशा के साथ भी संधि की गई, जिसमें नेपोलियन ने अनेक नए राज्य बनाए, जहां अपने परिजनों को राजा बनाया। प्रशा का राज्य सिकुड़ गया। नेपोलियन ने इन राज्यों से यह भी वचन लिया कि ये राज्य इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की। परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से भी महाद्वीपीय व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है वह इंग्लैंड के विरुद्ध
थी। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक क्षेत्र में पराजित करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया था। यह उसे आर्थिक क्षेत्र में हराने की एक योजना थी। वह इस व्यवस्था द्वारा इंग्लैंड को व्यापार के क्षेत्र में हानि पहुंचाना चाहता था। नेपोलियन को मानना था कि यदि इंग्लैंड का व्यापार बंद हो जाएगा तो वह अत्यंत कमजोर हो जाएगा और संधि करने के लिए विवश हो जाएगा। इस योजना की सफलता हेतु उसने योजनाबद्ध व कठोरतापूर्वक कार्य किया। नेपोलियन को यह भी अपेक्षा थी कि इंग्लैंड पर व्यापारिक प्रतिबंधों के बाद इंग्लैंड के स्थान पर यूरोप में फ्रांस का व्यापार व उद्योग के केंद्र के रूप में विकास हो सकेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने नवंबर 1806 में बर्लिन अध्यादेश लागू करवाया, जिसमें नेपोलियन ने समस्त अंग्रेजी द्वीपों के साथ व्यापार अवरोध की घोषणा की। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अंग्रेज व्यापारियों के माल को जब्त कर लिया जाए और अंग्रेजों को कैद किया जाए। फ्रांस और फ्रांस के मित्र राज्यों में इंग्लैंड के व्यापारिक जहाज़ों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। नेपोलियन का उद्देश्य अंग्रेजी व्यापार का बहिष्कार कर इंग्लैंड को हानि पहुंचाना था। बदले में इंग्लैंड ने भी ऑर्डर्स इन काउंसिल जारी करके फ्रांस और उसके मित्र राज्यों के लिए बंदरगाहों के अवरोध की घोषणा की। सभी तटस्थ देशों को भी इन देशों के साथ व्यापार हेतु मना किया। इन आदेशों का पालन न करने वाले जहाज़ों को पकड़ लेने की चुनौती दी गई। बदले में 1807 को वारसा आदेश के द्वारा प्रशिया व हनोवर के समुद्र तटों पर इंग्लैंड के व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा माल से लदे अंग्रेजी जहाज विभिन्न बंदरगाहों पर खड़े रहे और अनेकों को जब्त कर लिया गया। उसके बाद मिलान आदेश, जो कि सितंबर 1807 में जारी किए गए, उसमें कहा गया कि कोई भी जहाज अपने माल की तलाशी अंग्रेजों को न करने दे, अन्यथा उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। अक्टूबर 1810 को फोंटेब्लो आदेश में कहा गया कि इंग्लैंड के जब्त सारे माल को जला दिया जाए। नेपोलियन ने अपने इन आदेशों के माध्यम से इंग्लैंड को आर्थिक क्षेत्र में परास्त करने का प्रयास किया। महाद्वीपीय योजना की सफलता के लिए नेपोलियन को पोप व रूस की मित्रता खोनी पड़ी, पुर्तगाल पर आक्रमण करना पड़ा। साथ ही नेपोलियन की स्पेन के साथ भी शत्रुता हो गई, परंतु नेपोलियन की यह महाद्वीपीय नीति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि विश्व में विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य संपन्न इंग्लैंड को यूरोप का व्यापार बंद हो जाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। साथ ही सभी यूरोपीय देश इस योजना को स्वीकार करने के लिए विवश थे। उनके कष्ट, राष्ट्रीय हानि और अपमान को नेपोलियन नहीं समझ पाया। साथ ही फ्रांस में निर्मित माल महंगा और निम्न कोटि का था। कुछ वस्तुओं पर चुंगी चुकाकर फ्रांस में लाने की अनुमति दी गई, लेकिन रूस को यह अनुमति नहीं दी गई, जिससे यूरोप के देश क्रोधित हो गए। यह एक अव्यावहारिक योजना थी, क्योंकि अनेक वस्तुएं इंग्लैंड द्वारा ही पूर्ति की जाने वाली थी। स्वयं फ्रांस में भी इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की भारी मांग थी। इस कारण नेपोलियन इस योजना में इतना उलझ गया कि उसकी वास्तविक लक्ष्य पीछे छूट गया। अन्याय संप्रभु देशों पर नेपोलियन के निरंकुश आदेश अधिक समय तक थोपा जाना संभव नहीं था। हर जगह उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। इस प्रकार नेपोलियन ने जिस उद्देश्य से महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी, वह उद्देश्य सब प्राप्त नहीं हो पाया। इंग्लैंड को हानि पहुंचाने और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाने का उसका सपना अधूरा ही रह गया। इसके विपरीत फ्रांस का मध्यम वर्ग उसके विरुद्ध हो गया, जो कि उसकी शक्ति था। संपूर्ण यूरोप के लोगों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई, कीमतें बढ़ गई, यूरोप के मित्र नेपोलियन के शत्रु बन गए। हर जगह असंतोष व्याप्त हो गया। यह नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण बना। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के स्पेन के साथ युद्ध की।
हालांकि स्पेन पूर्णतः नेपोलियन बोनापार्ट के आदेशों को मान रहा था, लेकिन वहाँ का जो राजा था वह फ्रांस के बूर्बो वंश का था, जिससे नेपोलियन घृणा करता था। अतः जुलाई 1808 में नेपोलियन ने अपने भाई नेपल्स के राजा जोसेफ को स्पेन का सम्राट बना दिया और नेपल्स का शासक अपने बहनोई म्यूरा को बना दिया। नेपोलियन के इस अनुचित परिवर्तन से स्पेन की जनता नेपोलियन के विरुद्ध भड़क गई। नेपोलियन ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, परंतु उसकी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। जुलाई 1808 को बेलेन में फ्रांस की सेना परास्त हुई। स्पेन की जनता का उत्साह बढ़ा और वो नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित हुई। यूरोप महाद्वीप में यह नेपोलियन की पहली हार थी। जोसेफ भाग गया। फ्रांस की सेना की जो अजेयता का जो भ्रम था वह अब नहीं रहा। यूरोप के अन्य देशों में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। इस प्रकार स्पेन की जनता ने मिलकर नेपोलियन के इस आक्रमण का सामना किया। यह वहाँ की जनता की विजय थी। स्पेन में 1808 में फ्रांस की पराजय से प्रोत्साहित होकर ऑस्ट्रिया ने अप्रैल 1809 को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को जुलाई 1809 को पराजित कर वियना की संधि की, जिससे रूस व फ्रांस को ऑस्ट्रिया के अनेक प्रदेश देने पड़े। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी लुइसा के साथ नेपोलियन ने विवाह किया, जिससे उसका एक पुत्र हुआ और जोसेफाइन को तलाक दे दिया। इसके पश्चात नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी और उसके पतन का कारण बनी। नेपोलियन ने रूस, जो कि अब तक उसका मित्र बना हुआ था, उस पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल की। 1807 से 1812 तक की नेपोलियन की आक्रामक नीतियां रूस के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी। टर्की व पोलैंड में रूसी हितों का फ्रांस का वचन पूरा नहीं हो पाया था। महाद्वीपीय व्यवस्था और महाद्वीपीय युद्ध में फ्रांस को रूसी सहयोग रूस के लिए महंगा सिद्ध हो रहा था। साथ ही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह के बाद जार की बहन के साथ नेपोलियन का विवाह प्रस्ताव रद्द करना पड़ा था, जिसे जार ने अपना अपमान समझा और ऑस्ट्रिया व फ्रांस की मित्रता को रूस विरोधी माना। नेपोलियन भी 1809 में रूस द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता न देने, तटस्थ देशों के जहाज़ों में ब्रिटिश माल रूसी बंदरगाहों पर उतारे जाने और फ्रांस के माल पर रूस में अधिक कर लगाए जाने के कारण रूस से नाराज था। इस प्रकार दोनों ही देश एक दूसरे से घृणा कर रहे थे। दूसरी तरफ नेपोलियन यूरोप पर एकाधिपत्य स्थापित करना चाहता था और रूस को यूरोप से बाहर करना चाहता था। ऑस्ट्रिया व प्रशा से संधि व सहायता प्राप्त कर अप्रैल 1812 में नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध घोषणा कर दी। रूस की सेना को परास्त करते हुए वह मास्को तक पहुंच गया। रूसी सेना पीछे हटती गई। कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ने तक जार ने प्रतीक्षा की। बीमारी, भूख और सर्दी से फ्रांसीसी सेना को भारी नुकसान हुआ। फ्रांस की सेना 1/4 रह गई। नेपोलियन पेरिस में षड्यंत्र की सूचना से गुप्त रूप से पेरिस के लिए चल दिया। मास्को में हुई इस भारी पराजय और बर्बादी से यूरोपीय राज्यों में शक्ति का संचार हुआ। शत्रु देश में सर्दी से बचाव और रसद की व्यवस्था न होने से 6,80,000 की सेना में मात्र 1 लाख सैनिक बचे। रूस की सेना ने वीरता प्रदर्शन का आवेश नहीं दिखाया और नेपोलियन की सेना स्वतः ही प्रकृति से प्रताड़ित होकर हार कर वापस लौट गई। नेपोलियन की रूस में हार के बाद प्रशा में भी जागृति उत्पन्न हुई। जर्मन देश प्रशा के नेतृत्व में नेपोलियन के विरुद्ध गुट का निर्माण करने लगे।
1813 में ऑस्ट्रिया के सेनापति ने अपने सम्राट फ्रेडरिक विलियम को पूछे बगैर रूस से संधि कर ली, जिससे नेपोलियन के साथ अकेले संधि न करने का वचन किया गया। 17 मार्च 1813 को जर्मनी देशों ने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। प्रारंभिक सफलता के बाद भी उसने 7 सप्ताह तक युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव रखकर भारी भूल की। जून को ऑस्ट्रिया ने रूस व प्रशा के साथ रायबेग की संधि कर ली। नेपोलियन पर दबाव डाला कि वह प्रशा को 1810 से पूर्व के प्रदेश वापस दे और वारसा की डची को भंग करे। अस्वीकार करने पर ऑस्ट्रिया भी रूस व प्रशा के साथ युद्ध में शामिल हो गया। स्वीडन भी इस गुट में मिल गया और इंग्लैंड ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। इसे यूरोप का चौथा गुट कहा जाता है। इस युद्ध का संचालन ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने किया। प्रारंभिक सफलता के बाद लिप्जिंग के युद्ध में 16 से 18 अक्टूबर 1813 को नेपोलियन की भारी पराजय हुई। उसकी सेना नष्ट हो गई। 1 नवंबर को वह राइन प्रदेश होते हुए फ्रांस भाग गया। नवंबर 1813 में नेपोलियन से संधि हेतु प्रस्ताव किया गया कि वह फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं से संतुष्ट होकर शेष प्रदेशों को सौंप दे, लेकिन नेपोलियन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर अस्वीकार कर दिया। नेपोलियन द्वारा अस्वीकार करने पर यूरोपीय गुट की सेनाएं फ्रांस में शामिल हो गई। 2 माह तक बड़ी परेशानी में अपने युद्ध कौशल से लड़ता रहा, लेकिन सेनानायक ब्लूखर ने ला रोदियरे में उसे परास्त किया। पुण्य संधि प्रस्ताव को नेपोलियन ने अस्वीकार कर दिया कि 1791 की सीमाओं को वह स्वीकार कर ले। मार्च 1814 को इंग्लैंड, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने परस्पर शामों की संधि करके निश्चय किया कि नेपोलियन के साथ कोई देश प्रत्यक्ष से संधि नहीं करेगा। सभी मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन की पराजय को अपना सामूहिक लक्ष्य घोषित किया। प्रत्येक राष्ट्र ने 1.5 लाख सैनिक और इंग्लैंड ने 50 लाख पाउंड युद्ध खर्च देना तय किया। 31 मार्च 1814 को नेपोलियन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उसे एल्बा द्वीप का छोटा सा प्रदेश और 20 लाख फ्रैंक वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। टैलेरा ने फ्रांस में अस्थायी सरकार बना ली। फ्रांस की सीमाएं 1792 ईस्वी से पूर्व की स्थिति में मान ली गई और शेष प्रदेशों के बारे में निर्णय लेने के लिए वियना में सम्मेलन हुआ, लेकिन 3 माह तक वियना सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि सभी देश लूट में अधिकतम हिस्सा चाहते थे। वियना सम्मेलन की असफलता और फ्रांस में लुई 18वें को राजा बनाने से जन असंतोष और यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी मतैक्य के अभाव की जानकारी पाकर नेपोलियन ने पुनः अपना भाग्य आजमाना चाहा। 30 मार्च 1815 को वह एल्बा से चलकर पेरिस पहुंचा और पुनः सम्राट बन गया। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों ने पुनः अपने मतभेद भुलाकर नेपोलियन का एक साथ मिलकर मुकाबला करने का सोचा। यद्यपि नेपोलियन ने घोषणा की कि वह शांति और स्वतंत्रता का मार्ग अपनाना चाहता है, फ्रांस के लोगों की संकट के समय मदद करना चाहता है, परंतु यूरोप के मित्र देशों ने नेपोलियन पर विश्वास नहीं किया और उसके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं भेजी। नेपोलियन ने मुकाबला किया, लेकिन वाटरलू के मैदान में अंग्रेजी सेना वेलिंगटन के नेतृत्व में पहुंच चुकी थी। अतः 18 जून 1815 को नेपोलियन परास्त हुआ। 15 जुलाई 1817 को अंग्रेजी जहाज के अधिकारी मैटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे पहले इंग्लैंड ले जाया गया, जहां से उसे सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया, जहां 6 साल तक उदर रोग से कष्ट पाते हुए 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। उसे बिना नाम व पत्थर के दफना दिया गया। 20 वर्ष बाद उसके अवशेष
फ्रांस लाए गए और पुण्य सम्मान सहित दफनाया गया। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व का इस प्रकार से अंत हुआ। हालांकि नेपोलियन एक योग्य व्यक्ति था, कुशल सेना नायक था, परंतु उसकी अति महत्वाकांक्षा और उसकी दूरदर्शिता ने उसे हार स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन, उसके कार्य, उपलब्धियों, उसकी विजयों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम नेपोलियन के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।